हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम कुछ नया शुरू करने वाले हैं। बस एक सेकंड। आज हम लोग कुछ नया शुरू करने वाले हैं। हमारा जो लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था वेक्टर एंड 3D। आई होप आपको याद होगा। वेक्टर एंड 3D के बारे में हमने देखा था, है ना। हो सकता है शायद कुछ PYQs भी हमने किए हों। चलिए, अब आज हम लोग शुरू करेंगे। देखो, अब मेरे पास जो है टॉपिक, है ना, जो मेरे डोमेन में है या जो मुझसे पढ़ाने के लिए कहा गया है, उनमें जो अब बचे हुए हैं वो एक आध ही हैं, ज़्यादा नहीं है। एक आध से मेरा कहने का तात्पर्य ये है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, दो चीज़ें हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। एक सेकंड बस, अभी शुरू करते हैं। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे स्टैटिक्स। हिंदी में कहा जाए तो स्थिति विज्ञान। अब ये मत सोचना कि हम लोग विज्ञान पढ़ने वाले, साइंस पढ़ने वाले, नहीं। हम लोग पढ़ने वाले मैथ ही, हम लोग मैथ ही पढ़ने वाले हैं ना। अच्छा, स्टैटिक्स जो होती है वो जनरली आती है मैकेनिक्स में। किस में आती है? मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स जानते हैं ना आप लोग क्या होता है? मैकेनिक्स मतलब एक मैथ की एक ऐसी ब्रांच जिसमें फोर्स, है ना, उसके अलावा जो हर्डल्स होते हैं उनके इफेक्ट्स, इन सब के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा जाता है। वो शाखा क्या कहलाती है मैथ की? मैकेनिक्स कहलाएगी। अब मैकेनिक्स का देखो, स्टैटिक्स की बात करें तो मतलब स्टैटिक्स मतलब हम लोग वो पढ़ेंगे जिसमें वैसे बताऊं आपको, जिसमें जैसे कोई बॉडी है ना, हिंदी में कहा जाए तो पिंड है ना, हिंदी में पिंड कहते हैं, आप लोगों को याद ही होगा, थोड़ा बहुत इतना तो पता ही होगा। तो किसी पिंड पर या किसी बॉडी पर किस तरह से कितना कैसे क्या फोर्स लगा हुआ है, मतलब फोर्स अगर जितने भी लग रहे हैं ना, उसके बारे में हम लोग स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ये हुआ स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स के बाद जो सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायनामिक्स। डायनामिक्स जिसे कहा जाएगा गति विज्ञान। तो गति विज्ञान क्या होगा? देखो, मैकेनिक्स के अंदर आएगा स्टैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स मतलब लगने वाले जितने भी फोर्स हैं, और डायनामिक्स मतलब, देखो, स्टैटिक्स में आएगा जैसे कोई बॉडी है वो यहाँ रखी हुई है, अब इस रखी हुई पे कहाँ से कितना कैसे फोर्स लग रहा है। जैसे नीचे लगेगा, ठीक है, यहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है, तो ये सभी जो फोर्स लग रहे हैं और ये सब ये यहीं रुका हुआ, कहीं मूव नहीं कर रहा, तो ये स्टैटिक्स में आएगा। लेकिन अगर यही बॉडी को मूव कराने के लिए आपको कैसे फोर्स लगाना पड़ रहा है, वो हम जाएंगे डायनामिक्स में। ठीक है, ऐसे ही दो चीजें और आती हैं जिसे कहते हैं काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, शुद्ध गति की और बल गति की, जिसे हिंदी में कहा जाए तो। ठीक है, खैर वो हमारे काम की चीज है नहीं। तो कुछ छोटी छोटी चीजें, इससे पहले कि हम लोग स्टैटिक्स पे जाएं, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें रिवाइज करनी है। एक तरह से आप ये मान लीजिए, बिल्कुल बहुत 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 बारीकी से, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है, जिसे कहा जाएगा मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर मतलब, देखो, इंग्लिश में चलेगा मैटर जो स्पेस में जगह घेरे एंड उसे फील किया जा सके, वही मैटर होता है। बोलो हाँ या ना, है ना। मैटर के बाद सेकंड जो आता है उसे कहते हैं पार्टिकल। हम लोग इंग्लिश में क्यों चल रहे हैं, कोई बताएगा? क्योंकि देखो, मैं हूँ हिंदी मीडियम से, मेरे पास हिंदी में लिखा हुआ है, और मैं वो लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम वालों को समझ में आ जाए, वरना पता चले अगर मैंने हिंदी यूज़ की है तो अंग्रेजी मीडियम वालों के तोते उड़ जाएंगे। अभी सपोज करो मैंने लिख दिया गति विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी गतिशील कण पर कार्यशील बल और उसके द्रव्यमान के मध्य संबंधों अर्थात गति उत्पादक सभी भौतिक कारकों का अध्ययन किया जाता है। लो,
हिंदी मीडियम वाला इसे दोबारा सुनेगा और इंग्लिश मीडियम वाला इसको 4 बार सुनने के बाद भी इसको समझ नहीं पाएगा। तो हम लोग वो लैंग्वेज यूज़ करेंगे जिसमें हिंदी मीडियम वालों को भी फ़ायदा हो और इंग्लिश मीडियम वालों को भी फ़ायदा हो, है ना? सेकंड आएगा पार्टिकल। देखो मैटर मैटर वैसे सभी लोग जानते ही हैं, हिंदी में इसे कहते हैं द्रव्य। द्रव्य जानते हो ना, द्रव्य पदार्थ, हाँ वही मैटर। तो पार्टिकल जिसे कहा जाएगा, पार्टिकल तो जानते ही हो, कण, ठीक है। तो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट, या फिर इसे और थोड़ा अच्छी भाषा में कहे तो मैं इसे कह सकता हूं इनफाइनाइटली स्मॉल, मतलब छोटे से छोटा, सबसे छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट, है ना, सबसे छोटा वो ये पार्टिकल। अब सेकंड, उसके बाद थर्ड डेफिनेशन आती है बॉडी। भाई कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। बॉडी क्या होगा? वो मैटर जो एक फिक्स स्पेस घेरता हो, है ना, जो फिक्स स्पेस घेर सके, ज्यादा नहीं, एक सीमित, एक फाइनाइट। फिक्स मतलब यहां बात की जा रही है फाइनाइट की, है ना, एक फाइनाइट स्पेस घेरता हो एंड उसका फिक्स शेप हो, उसका जो शेप हो वो एकदम फिक्स हो, ठीक। अब ये जो बॉडी होंगी, ये बॉडी होगी दो तरह की। पहली चीज होती है जिसे कहा जाता है स्मूथ बॉडी। नाम से पता चल रहा है स्मूथ बॉडी, स्मूथ मतलब चिकनी बॉडी। वाओ, क्या बोल दिया, चिकनी बॉडी। अरे चिकनी बॉडी मतलब जिसके सरफेस पर, क्या कहूं, कि जिसके सरफेस पर, सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, हाँ, तो जिसके सरफेस पर फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन ना हो, वही है स्मूथ बॉडी। अब एक चीज बता दूं, दुनिया में कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो 100% फ्रिक्शन लेस हो, यानी पूरी तरह स्मूथ बॉडी कोई भी नहीं होती। एंड जो सेकंड आती है जिसे कहा जाएगा रिजिड, रिजिड बॉडी। अगर हिंदी में इसका वर्ड जानना हो तो उसे कहते हैं दृढ़ पिंड, हिंदी में से कहते हैं दृढ़ पिंड, ठीक है। और स्मूथ बॉडी को तो कहते हैं चिकना पिंड, बस। तो रिजिड बॉडी क्या होगी कि कोई भी बॉडी के देखो, रिजिड बॉडी मतलब हर सिचुएशन में, सीधी सी बात यह है कि हर सिचुएशन में, सिंपल लैंग्वेज में बात करें, उसका शेप सेम रहे, बस। अब दुनिया में कोई ऐसा बॉडी नहीं होती जिसकी हर कंडीशन में शेप एज इट इज रहेगी, ऐसा कोई नहीं होता। अगर किसी पे पत्थर मारा, किसी पे जोर से प्रहार किया गया तो क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा टूटेगा, उससे हिस्सा टूटेगा तो उसका शेप बदलेगा, हाँ या ना, है ना, समझे? तो ना तो कोई 100% स्मूथ बॉडी होती और ना ही कोई 100% रिजिड बॉडी होती। नेक्स्ट डेफिनेशन पे हम लोग बात करेंगे जिसे कहा जाएगा मास। मास, व्हाट इज मास? देखो, मास क्या होगा, क्या बताओगे मास के बारे में? किसी भी बॉडी का मास वो मैग्नीट्यूड है या वो परिमाण है, वो मैग्नीट्यूड है जिससे वो बॉडी बनी है। मतलब मास क्या मतलब होगा, उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा, ठीक है, समझे? भाई जो अगर बात करें किसी बॉडी का जो मास होगा, हिंदी में कहा जाता है इसको द्रव्यमान, है ना, तो किसी भी बॉडी का मास
वो मैग्नीट्यूड है, क्या है वो मैग्नीट्यूड है जिससे बॉडी बनी हुई है, बनी हुई है ना। लैंग्वेज क्या क्या कहते हैं इसको, राइटिंग में मत जाना, राइटिंग तो अभी तो फिर भी ये मान लो मैं यहाँ पर हूँ, मैं बनने वाला डॉक्टर था, मेरी राइटिंग को देखते हुए मैं डॉक्टर बनने वाला था, गलती से यहाँ आ गया, ऐसी भयानक राइटिंग है। और ड्राइंग, ड्राइंग तो भाई साहब ऐसी है कि मैं, पता है, रात रात जग के मैं ड्राइंग करता हूँ, क्या मानते हो तुम, रात रात जग के मैं ड्राइंग करता हूँ, और उसके बाद 3 रात और जगता हूँ समझने के लिए कि मैंने बनाया क्या है ना। तो ड्राइंग और राइटिंग तो ऐसी है कि बस ये लो, मेरा ड्राइंग से और राइटिंग से वही रिश्ता है जो चाय और चावल का होता है। अब बोले चाय और चावल का क्या रिश्ता होता है, बोले कुछ नहीं, तो बस मेरा भी यही रिश्ता है, कुछ नहीं, समझे। चलिए, तो किसी बॉडी का मास वो मैग्नीट्यूड है जिससे वो बॉडी बनी हुई है ना। लेकिन सीधी सीधी बात करें तो फ्री फ्रॉम ग्रेविटी, हाँ यही होगा। अच्छा नेक्स्ट जो वर्ड होगा, यूज होगा, उसे कहेंगे रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा एक बात बताओ, मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्राम। अच्छा हम क्या बोलते हैं, ग्राम की स्पेलिंग ये है, बोलो हाँ या ना। नहीं बेटा, ग्राम की स्पेलिंग ये होती है, हम जो लिखते हैं ना हिंदी में, ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, वो वाला ग्राम, ग्राम की स्पेलिंग ये होती है GRAMME। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। ये क्या है, ये यूनिट है, ग्राम हो गया या फिर केजी हो गया, किलोग्राम हो गया, तो ये क्या है, मास की यूनिट्स हो गई। बात करते हैं रेस्ट की। कोई बॉडी रेस्ट में, रेस्ट का मतलब क्या है, देखो रेस्ट का मतलब कोई साधारण आदमी क्या कहेगा कि हाँ भाई ये बॉडी पड़ी हुई है साइड में तो रेस्ट में कहलाएगी। मैंने कहा हाँ आपने सही सही कहा, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, आपको दूसरी भाषा में बोलना पड़ेगा, तो आप बताओ क्या बोलोगे। तब एक बंदा उचक के बोलता है कि रेस्ट का मतलब मैं ये बोलूंगा कि कोई भी बॉडी या फिर पार्टिकल, मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी बॉडी या फिर पार्टिकल अपने सराउंडिंग की जो चीजें हैं, अपने सराउंडिंग की जो वस्तुएं, अपने सराउंडिंग की जो थिंग्स हैं, है ना, उनके रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं करता, समझ गए, तो वो बॉडी रेस्ट में है। अरे भाई सीधी सी बात यह है कि चीज पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज इस कोने में पड़ी है 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक सरक के उस कोने में पहुंच जाएगी, नहीं, रेस्ट में मतलब वो कंप्लीट रेस्ट में। तो कोई पार्टिकल, कोई पार्टिकल या बॉडी, कोई पार्टिकल या बॉडी अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं करता हो, नहीं कर रहा हो, समझे। कोई पार्टिकल या बॉडी अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कोई अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं कर रहा हो, वो बॉडी किस में कहलाएगी, रेस्ट में कहलाएगी। और मोशन का मतलब ये है कि हाँ भाई चल रहा है। अब आते हैं हमारी स्टैटिक्स पे, क्योंकि हमें जो बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है उसे कहेंगे फोर्स। मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फोर्स क्या होता है। साधारण आदमी क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, धक्का देना या खींचना, है ना, ये तो खींच लोगे या धक्का दे लोगे, यही फोर्स है। भैया अब आप बड़े हो गए हो तो आप क्या बोलोगे, अगर हिंदी मीडियम वाला होगा तो वो बोलेगा समान गति अथवा विरामावस्था वाले पिंड की स्थिति को जो बदल दे या बदलने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर दे, वो बल कहलाएगा।
और इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे कि कोई भी बॉडी अपने रेस्ट में है या फिर अपने मोशन में है, तो ऐसी क्या कहते हैं तो वो चीज जो रेस्ट को मोशन में और मोशन को रेस्ट में डाल दे, ठीक है, या फिर इसकी टेंडेंसी प्रोड्यूस कर दे, तो वो क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। समझे? क्या बोलोगे फोर्स के बारे में? कि पार्टिकल इन मोशन और पार्टिकल इन रेस्ट की सिचुएशन को चेंज जो कर दे वही फोर्स है। बोलो हाँ या ना। भाई डेफिनेशन वहां नहीं आएगी, बट हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार जो हम फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं तो फोर्स है क्या। ठीक है। अब ये जो फोर्स है यहाँ पर दो तरह के हमें यूज करने हैं। पहली चीज कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर फोर्स अगर इसे अंग्रेजी में बोला जाए तो मैं बोलूंगा इसे समतलीय बल। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? समतलीय बल। और हिंदी में क्या बोलेंगे? कोप्लेनर फोर्स। ठीक है। तो कोप्लेनर फोर्स क्या होता है? एक सेकेंड। हम्म जैसे आपको मालूम पड़ रहा है कोप्लेनर फोर्स मतलब कोप्लेन फोर्स की सभी लाइंस जो हैं, है ना, जैसे सपोज करो ये प्लेन है। अब एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, तो ये सभी किस में चल रहा है? 2D में। 2D प्लेन में चल रहा है। 2D इन प्लेन, है ना। मतलब ये जितने भी फोर्स की ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, अरे बल की क्रिया रेखा अगर हिंदी में बोले तो ये सभी जो लाइंस है अगर सिर्फ एक प्लेन में रहे तो इसलिए कहा जाएगा इसे कोप्लेनर फोर्स। जैसे सपोज करो एक दीवार है ना, इस दीवार पे एक चीज यहाँ से लगी हुई है, एक चीज यहाँ लगी हुई है, एक चीज यहाँ लगी हुई है। अब आपको सभी को शिफ्ट कराना है, तो एक फोर्स लगा ऐसे यहाँ जो इसको यहाँ पहुंचा देगा, एक फोर्स ये लगा यहाँ जो इसको यहाँ पहुंचा देगा, एक फोर्स लगा यहाँ जो इसको यहाँ पहुंचा देगा। तो हालांकि भले डायरेक्शन अलग अलग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है, सभी एक प्लेन में ही तो है, दीवार पे ही तो है, इधर से इधर पहुंचा रहा है चीजों को। तो वो क्या है? कोप्लेनर फोर्स। क्या कहलाएगा वो? कोप्लेनर फोर्स। और सेकंड चीज जो आती है उसे कहेंगे कॉन्करेंट फोर्स। क्या कहेंगे? कॉन्करेंट फोर्स। अगर इसे हिंदी में कहा जाए तो मैं कहूंगा इसे संगामी बल। तो बोलोगे क्या होता है ये संगामी बल? कॉन्करेंट फोर्स। कॉन्करेंट फोर्स होता है कि एक ही पॉइंट पर, क्या बोलूंगा मैं, एक ही पॉइंट पर लगने वाले फोर्सेस। मतलब ये पॉइंट है, अब मैं 2D की बात नहीं कर रहा, मैं 3D की भी बात करूंगा। एक बार एक फोर्स पीछे से लग रहा होगा, एक फोर्स आगे से लग रहा होगा, एक फोर्स इधर से, एक फोर्स इधर से, एक फोर्स ऊपर से, एक फोर्स नीचे से, सब तरफ से फोर्स लग रहा है। तो क्या है ये कॉन्करेंट फोर्स है। ठीक है। कोप्लेनर फोर्स है जो 2D में लगता है, और कॉन्करेंट फोर्स है जो 3D में लगता है। ठीक है। कोई समस्या नहीं है? चलिए, ये हुआ फोर्स के बारे में, हमने थोड़ी बहुत चीजें देखी। फोर्स के बाद हम लोग बात करेंगे वेट के बारे में। अच्छा, मास देख लिया, फोर्स देख लिया, अब आएगा वेट। सर वेट बहुत बड़ा है मेरा, तुम क्या मानते हो? भाई साहब, मेरा वेट था 60, बढ़ के हुआ 70, फिर बढ़ा 97, यहाँ 70 से 97 हुआ कोविड में। ठीक है। 97 से कम करके लाया उसे मैं 82 पर। फिर
82 से फिर ये चला, अब कम करके लाया 82 पर, 82 पे आ गया, मजा आ गया, फिर भूल गया मैं। जैसे ही भूला, टारगेट हिट हुआ 110, अभी उसे कम करके मैं लाया हूँ 95 पे। अब उसे कम करने का मेरा टारगेट ये है कि एटलीस्ट मैं इसे 70 तक पहुंचा दूँ बस। तो वेट मेंटेन नहीं हुआ मेरे से। खैर, हम लोग बात करें तो जो वेट होता है ना, ध्यान देना, अगर आपको गिवन है कि अगर जो मास है m है एंड वेट w है, तो याद रखना w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होता है। यानी w और m कैसे होते हैं? समानुपाती होते हैं। जैसे जैसे w बढ़ेगा, जैसे जैसे m बढ़ेगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा, वैसे वैसे वेट बढ़ेगा, जैसे जैसे मास घटेगा, वैसे वैसे वेट भी घटेगा। तो अगर वेट को डिफाइन करना, तो वह क्या कहलाओगे, क्या कहोगे कि वेट को डिफाइन करने के लिए कहोगे कि वेट एक ऐसा फोर्स है, क्या क्या है, वेट एक फोर्स है जिससे जो अर्थ है वो किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, और इसी अट्रैक्शन फोर्स को W से डिनोट किया जाता है। अगर ध्यान रखना W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि W इक्वल टू mg। पढ़ा है कहीं पे? वहां पर G क्या होता है? G क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पढ़ा है क्या? और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को क्या कहेंगे? सोचो 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 सोचो, याद हो, इसकी कुछ वैल्यू भी होती है, हाँ याद करते रहो। ये होता है वेट। और वेट तो आप जानते ही हो, ग्राम किलोग्राम इसी सब में चलेगा, है ना। चलो, फिर बात करते हैं फोर्स की यूनिट के बारे में। फोर्स की यूनिट, फोर्स की यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे छोटे से छोटा, छोटे से छोटी, छोटे से छोटी, छोटे से भी छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डायन। डायन, वही डायन। और बड़ी से बड़ी यूनिट जिसे कहा जाता है न्यूटन। ठीक है, कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है या फिर कितने डायन का फोर्स लग रहा है। अब जैसे सपोज करो मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो 10 की पावर यार, देखो, एक जगह मैंने पढ़ा था कि 10 की पावर 5 डायन होती है, और एक जगह मैंने पढ़ा था 10 की पावर 9 डायन होती है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, है ना, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा। 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डायन? तो 3 4 5, 5 डायन के बराबर होगा, 5 ही होता है कंफर्म। ठीक है, यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। याद रखना, अगर कोई लड़का जिसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी बीवी को न्यूटन कह रहा हो, है ना, तो, और अगर उसकी बीवी समझदार निकली, उसे पता हो, वो फिजिक्स जानती हो थोड़ी बहुत, मैथ जानती हो थोड़ी बहुत, तब तो उसके लिए दिक्कत की बात है। नहीं तो बेचारी खुश होती रहेगी। क्यों? इसके कहने का मतलब क्या होता है? न्यूटन का मतलब 10 की पावर 5 डायन। डायन बोल रहा है वो, अल्टीमेटली न्यूटन नहीं कह रहा, वो डायन कह रहा है, समझो। ठीक है, थोड़ा समझना इसको। नेक्स्ट है, हमें एक छोटा सा रिवीजन की बात करते हैं, जिसे कहेगा वेक्टर एंड स्केलर। पढ़ा है क्या कहीं? अरे सर, अभी तो पढ़ा था। वेक्टर एंड स्केलर क्या होता है? वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, वेलोसिटी,
एक्सेलरेशन, अरे वेग, त्वरण, इसकी बात कर रहे हैं, फोर्स, है ना, एटसेट्रा। अगर बात करें स्केलर की, स्केलर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात कर लें, वॉल्यूम, आयतन इसे कहते हैं, टेम्परेचर, है ना, तापमान, एटसेट्रा। ये हो गया वेक्टर और स्केलर। नेक्स्ट, छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी एक तरह से हम रिकैप कर रहे हैं, पुराना जो रिवाइज किया होगा, पुराना जो पढ़ा होगा उसको रिवाइज, और कुछ और एक्स्ट्रा डेफिनेशन जो कुछ ऐसे कुछ और एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सब भी हमें इसमें देखनी है ना। चलिए, इसके बाद इक्विलिब्रियम होता है एक वर्ड, आपने जानते ही होंगे। इक्विलिब्रियम क्या मतलब क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो अगर कोई चीज मूव कर रही है, नहीं कोई चीज रुकी हुई है तो उसको बराबर तरीके से उसने रोके रखा है, वो मूव ना कर रही हो, है ना, अलग अलग स्थितियों से, अलग अलग सिचुएशन से उस पर काम कर रहा है, लेकिन उस पर हिलने नहीं दे रहा। अगर वो रुका हुआ है तो रुका ही हुआ है, अगर वो चल रहा है तो वो चल ही रहा है, उसे रुकने नहीं दे रहा। इसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम, या फिर अगर हिंदी में कहे तो साम्यावस्था, या फिर बैलेंस की अगर बात करें। इक्विलिब्रियम मतलब सीधी सीधी बात ये, बैलेंस, जिसने बैलेंस कर रखा हो। अब दो इससे हो सकते हैं कि या तो बैलेंस के लिए जो फोर्स लग रहा है, पहली चीज मैग्नीट्यूड तो हमेशा ही सेम रहने वाला है, लेकिन जैसे कोई भी चीज है जो बीच में है तो इधर उधर जो अगर डायरेक्शन लग रहे हैं, लेकिन फोर्स का जो डायरेक्शन है वो सेम भी हो सकता, सेम क्या, अरे यार जैसे देखो सीधी सी बात ये है, जैसे ये बॉल है ना, अब अगर ये यहाँ लग रहा है तो ये भी यहाँ लग रहा है, ये हो सकता है। तो पक्का है कि इनका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इनके फोर्स का जो परिमाण है वो कैसा है, सेम है, चाहे डायरेक्शन अलग अलग हो। और डायरेक्शन अगर एक ही लाइन पे हो, ये भी हो सकता है, तो क्योंकि वो चल रही है तो फिर वो चली जा रही है, बैलेंस हो रही है। तो बात ये है कि इसकी स्पीड ना तो कम हो रही ना ज़्यादा हो रही। तो ऐसी स्थिति हो तो हम कहेंगे कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, चलिए, फिर और कुछ चीज़ें होती है काइंड्स ऑफ फोर्स, तो के बारे में तो हमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन, थ्रस्ट भी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए, अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़रा वो और देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट हमारे हमारे सामने जो क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ से डायरेक्ट उठ के आए हुए हैं, मैं बताऊंगा आपको, देखते चलो। जैसे नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। सर हिंदी समझ में नहीं आ रही, अंग्रेजी में बोलो। अगर अंग्रेजी में बोले तो ये कहेंगे बल संचरणशीलता का सिद्धांत। लो, ना सर हिंदी समझ में आ रही ना अंग्रेजी समझ में आ रही, होता क्या ही है ना। तो एक सेकंड में पानी पी लूँ फिर आपको बताता हूँ, एक सेकंड बस। एक मिनट ना। एक मिनट बस। चलिए, बल संचरणशीलता का सिद्धांत देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। क्या होगा, पहले स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स acting on a rigid body
हिंदी मीडियम वालों को भी बताऊंगा मैं, आप इंग्लिश में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समस्या नहीं आएगी, मैं भी समझा दूंगा। तो वर्ड का मतलब ऊपर नीचे लिख लेना जिससे कि आपको समस्या ना आए। एट एनी पॉइंट इज अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड if its point of application, if its point of application is transferred to any other point on its line of action, line of action, provided the 2 points are rigidly connected to one another। ये स्टेटमेंट है इसका। क्या कह रहा है? द इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना, बल का प्रभाव, एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, ठीक है, तो ऐसा फोर्स जो किसी रिजिड बॉडी पर, किसी दृढ़ पिंड पर एक्ट कर रहा हो, तो उसका इफेक्ट एट एनी पॉइंट अल्टर्ड, at any point is altered if its point of application transferred to any other point on its line of action provided by 2 points rigid connected to each other। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, देखो सीधी सीधी बात से, जैसे सपोज करो ये एक पार्टिकल है, रिजिड बॉडी है ना, इसके इस पॉइंट पर क्या हुआ, फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक, इस फोर्स को, अच्छा ये फोर्स अनचेंज रहता है अगर सेम लाइन पर ही इस फोर्स के पॉइंट यहाँ की जगह, सपोज करो मैंने यहाँ रख दिया या फिर इस यहाँ की जगह थोड़ा अंदर रख दिया। कहने का मतलब ये है कि सेम लाइन पर फोर्स कभी नहीं बदलता, वो ऐसा है तो ऐसा ही यहीं रहेगा, ऐसा ही यहाँ रहेगा, इतना ही यहाँ रहेगा, इतना ही अमाउंट में 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 यहाँ रहेगा। यानी इस लाइन के हर पॉइंट पर सेम रहेगा, लेकिन लाइन एक पूरी बननी चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक पॉइंट यहाँ, अगला पॉइंट यहाँ, अगला पॉइंट यहाँ, नहीं, तो ये लाइन नहीं बन रही है। मतलब एक लाइन पर रहने वाले जो फोर्स होता है उसका हर एक अमाउंट सेम रहेगा, ये लाइन ऑफ एक्शन है किसी पॉइंट पर, किसी भी रिजिड बॉडी पर अगर ये काम कर रहा है तो, ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्स। यहाँ तक कोई समस्या है ना, कि नहीं है? नहीं है, चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट होता है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल पर, किसी पार्टिकल पर लगे कई फोर्सेस, कई फोर्सेस के लिए कंपोजिशन इज अ प्रोसेस, कंपोजिशन एक प्रोसेस होता है इन सभी के लिए जिसमें एक ऐसा फोर्स फाइंड किया जाता है, फाइंड किया जाता है जिसका इफेक्ट पार्टिकल पर, जिसका इफेक्ट पार्टिकल पर लगे सभी फोर्सेस के सभी फोर्सेस के सम ऑफ इफेक्ट के इक्वल हो। सीधी सीधी बात यह है कि इस पार्टिकल पर लगने वाले सभी फोर्सेस का सम इज कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस।
जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका सम कर दो, वही कंपोजिशन ऑफ फोर्स हो गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं है? चलें आगे। चलो तो फिर चलते हैं। देखो नेक्स्ट आता है जिसे कहेंगे बहुत ही काम की चीज है ये, इसे कहेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। यहां से आपके एक एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है, अभी बताऊंगा मैं पीवाईक्यू में। देखो अब ध्यान से देखना, ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस क्या होता है। अभी मैं इसका पीवाईक्यू बताऊंगा, देखना बड़ी मस्त चीज है, बड़ी 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 मस्त चीज है, एकदम तगड़ी अल्टीमेट। लेकिन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान भी है। क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना, स्टेटमेंट देखना। इफ टू फोर्सेस, कि अगर दो फोर्सेस हैं एक्टिंग, एक्टिंग कर रहे हैं, है ना, मतलब एक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट ऑन अ बॉडी बी represented in magnitude, comma direction and sense by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from an angular point then their resultant is is represented in magnitude, comma direction and sense by the diagonal, राइटिंग खराब है मेरी, है ना, बस इसलिए बोल बोल के जा रहा हूं मैं, diagonal of the parallelogram drawn from that point। हिंदी मीडियम वालों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में ना आ रही हो, है ना, वैसे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, इतनी भयानक लैंग्वेज नहीं है और अभी मैं समझा भी दूंगा, बट फिर भी अगर आपको हिंदी में लिखना है तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ, आप लोग 0.5 करके या 0.25 करके, है ना, फिर आप उसमें थोड़ा धीरे धीरे, जिसमें आवाज़ आएगी तो धीरे धीरे आप बोलकर लिख सकते हो। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि यदि किसी बिंदु पर कार्यरत दो बल परिमाण और दिशा के किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से निरूपित किए जा सकते हो, तो उनका परिणामी परिमाण तथा दिशा दोनों में ही समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से निरूपित होगा जो उन भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे देखो, कोई भी फोर्स है, कोई फोर्स है, ये पॉइंट है ना, अरे यार सीधी सी बात, ये वेक्टर लॉ पढ़ा होगा ना, एक फोर्स ऐसे निकल रहा है, एक फोर्स ऐसे निकल रहा है, समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, और ये एक पैरेललोग्राम को शो कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये एक ऐसे जा रहा है। तो इन दोनों फोर्सेस का, ये वाला और ये वाला, इन दोनों फोर्सेस का, इसे मैंने नाम दे दिया F1, इसे नाम दे दिया F2, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो ये होगा, इस डायरेक्शन को डिनोट करेगा जो F1 प्लस F2 से होगा। बस यही है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, समझ गए? बस ये है ना। अब बात करते हैं, देखो
अभी मैं आपको PYQ बताऊंगा, उससे पहले 5 पॉइंट्स इसी में बताऊंगा। 5 पॉइंट्स के बाद फिर हम PYQ का एक क्वेश्चन करूंगा मैं। देखो, जैसे कि जो पॉइंट है वो है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, अरे यार, एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर एक्ट करने वाले दो फोर्सेस का रिजल्टेंट के बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, इफ टू फोर्सेस, क्या कि अगर दो बल, टू फोर्सेस P एंड Q से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, P एंड Q एक्टिंग एट अ पॉइंट, है ना, एंड inclined at angle alpha, then resultant magnitude R is equal to root over P square plus Q square plus 2PQ cos अल्फा। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर दो फोर्सेस हैं P और Q, है ना, जो किसी पॉइंट पर काम कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से अल्फा एंगल पर झुके हुए हैं, तो जो उनका परिणामी परिमाण आएगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा, जैसे मैं R से डिनोट कर रहा हूं, तो वो क्या होगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। ठीक है, ठीक है। हम्म, चलिए। और अगर हम और आगे चलें तो, और इसका जो आर का, आर का पी से एंगल अगर पूछा जाए, थीटा, तो ये होता है tan इनवर्स क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। बहुत ही काम के हैं ये दोनों फॉर्मूले, बहुत ही काम के हैं, बहुत 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 ज़्यादा काम के फॉर्मूले, है ना, मतलब बड़ी मस्त चीज़ है। अब इनमें स्पेशल केसेस पे हम लोग बात करते हैं, है ना, अब इनके कुछ मामले लाए जाएंगे। केस नंबर 1, अगर अल्फा 0 हो, देखो एक एंगल यहाँ है, एक फोर्स यहाँ है, अगर एक फोर्स यहाँ है और एक फोर्स यहाँ है, अगर अल्फा 0 हो तो ये नीचे चला जाएगा, मतलब ये दोनों ही फोर्स यहाँ काम कर रहे हैं, सेमी डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। अब अगर अल्फा 0 है तो ऑब्वियसली बात है, इसमें यहाँ रख के देखते हैं, यानी क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर प्लस 2PQ, ये बनेगा। यानी सीधी सीधी बात ये मैं बोल सकता हूँ, आर इक्वस टू पी प्लस क्यू। अरे होल स्क्वायर होगा, रूट से कट जाएगा ना, तो आर क्या बनेगा, पी प्लस क्यू। ऐसी स्थिति में थीटा कितना हो जाएगा, 0। ये दो कंडीशंस होंगी अगर अल्फा 0 हो जाता है तो, है ना। दूसरी चीज है कि इफ अल्फा इक्वस टू पाई, सपोज अगर अल्फा पाई हो जाए, पाई होने का मतलब क्या है, एक यहाँ जा रहा है और एक यहाँ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। याद रखना जो R बनेगा वो बनेगा P माइनस क्यू। अब समस्या ये है Q माइनस पी है या P माइनस क्यू, इसके बारे में हम नहीं जानते, तो हम लोग जो भी लगाएंगे उसके मॉड्यूलस पे डाल देंगे। एंड जो थीटा बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स Q साइन पाई अपॉन P प्लस Q कॉस पाई, यही बनेगा। थोड़ा और इसे और इज्जत से लिखते हैं, तो इसकी दो स्थितियां बनेंगी अगर आप देख पाए तो, 0 और पाई। कैसे? सपोज करो साइन पाई, साइन पाई कितना हो जाएगा मेरे पास, साइन पाई कितना हो जाएगा, 0। और कॉस पाई कितना हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, कॉस पाई कॉस पाई कॉस पाई -1, तो P माइनस क्यू या Q माइनस पी, इसके बारे में बात करेंगे। तो थीटा की अगर बात करेंगे तो जो 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 थीटा हमारा बनेगा, दो कंडीशन बनेगी, जब P ग्रेटर देन Q हो तो 0, जब P लेस देन Q हो तो पाई बनता है ना। तीसरी कंडीशन पे वो P बाई क्यू आया था। तीसरी कंडीशन क्या है, अल्फा इक्वस टू अगर पाई/2 दे रखा हो तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगा, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर।
और थीटा क्या होगा, tan इनवर्स Q बाय P। इस पर क्वेश्चन बना था, अभी बताएंगे कौन सा। फोर्थ है कि P और Q अगर बराबर हो जाए, है ना, देन सीधी सी बात है R इक्वल टू क्या बनेगा, 2P cos और अल्फा बाय 2। सॉल्व कर ही सकते हैं। और थीटा भी जो होगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, थीटा भी जो बनेगा वो अल्फा बाय 2। थीटा आप समझ रहे हैं ना कौन सा है थीटा, ये P से जो एंगल बन रहा है, रिजल्टेंट फोर्स का P से जो एंगल है वो थीटा है, याद हो तो मैंने बताया था अभी आपको। फिफ्थ पॉइंट है, अगर P इक्वल टू Q इक्वल टू R तीनों इक्वल हो जाए, तो सीधी सी बात ये है कि अगर P Q R तीनों इक्वल हो जाएंगे, देन जो थीटा आएगा, सॉरी जो अल्फा होगा वो 120 डिग्री हो जाएगा बस। अब क्वेश्चन क्या था, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन ये था कि इफ टू फोर्सेस F1 एंड F2 का रिजल्टेंट F के साथ 30 डिग्री का एंगल है, तो ऑप्शन नंबर ए है √3 F1 इक्वल टू F2, ऑप्शन नंबर बी है F1 इक्वल टू F2, ऑप्शन नंबर सी है 2F1 इक्वल टू F2, और एंड ऑप्शन नंबर डी है F1 इक्वल टू √3 F2। 2 मिनट का समय आपको देंगे, आप लोग आराम से ट्राई करें, जब तक मैं आपका बता दूं ये आपके RPSC सेकेंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 2011 में हुआ था। लेट्स सी आप लोग किस तरह से कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसे। देखिए 2 मिनट का समय है आपके पास, कर दो। कर देंगे इसे फटाफट से। कर दें फटाफट से इसे, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना, आराम से कर देंगे इसे। कर देंगे फटाफट से इसे। आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कर दो। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। देखिए अगर क्वेश्चन की बात करें तो कोई भयानक सी बात नहीं है। अभी हमने देखा, इसने कहा है कि दो फोर्सेस, अरे मैंने आपको बताया नहीं, दो फोर्सेस
दो परपेंडिकुलर, सॉरी फॉर दिस, सॉरी माय मिस्टेक, दो परपेंडिकुलर फोर्सेस F1 एंड F2 का रिजल्टेंट F, दो परपेंडिकुलर फोर्सेस मतलब P और Q का के बीच में एंगल कितना है, ये है ना। जो रिजल्टेंट फोर्स है F, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए आपको कंडीशन बतानी है कि F1 और F2 कैसा होगा। भाई सीधी सी बात ये है, अगर आपको एंगल पता चल जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा, है ना। देखो, तो सॉल्यूशन के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, टेन थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा क्या निकलेगा, एफ के साथ फोर्स दे रखा है 30, है ना, यानी F1 का कितना दे रखा है, 30 से दे रखा है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 10 30 इक्वल टू F1 अपॉन F2। एक सेकेंड, F1 और F2 के साथ है ना। तो 1030 इक्वल टू F2 अपॉन F1 आएगा, बिल्कुल। इज इट Q बाई पी, हाँ देखो ना Q बाई पी है, इसलिए F2 अपॉन F1 आएगा, जो कि होगा 1030 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू F2 अपॉन F1। तो F1 इक्वल टू √3 F2। बस ये कौन सी कंडीशन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे आने वाले और भी क्वेश्चन हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।